हेलो फ्रेंड्स, उद्घोष एकेडमी की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर उद्घोष एकेडमी आपके लिए क्रिकेट के लिए ना एक ट्रिकी प्रहार लेके आया है दोस्तों। और ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो केवल और केवल सीडीपी को लेके करने वाले हैं। सीडीपी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं जो सीटेट यानी कि पेडागोजी के अंतर्गत लगातार पूछते हैं या फिर ये कह दिया जाए कि बार बार पूछते हैं। उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लेवल किससे, तो केवल और केवल केवल किससे भाई, ट्रिकी प्रहार से। चलिए बात करते हैं संपूर्ण सीडीपी के कॉन्सेप्ट में ट्रिकी प्रहार को देख के। ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं पियाजे के ट्रिक्स को लेके, वाइगॉत्स्की के ट्रिक्स को लेके, कोहल वर्ग के संदर्भ में सकारात्मक शब्द भी देखेंगे और साथ ही साथ नकारात्मक शब्द भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए बढ़ते हैं इस ट्रिकी प्रहार को लेके आगे। ठीक है। ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत जैसा अभी हमने आपसे साफ साफ कहा कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसको लेके बात करेंगे, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लेके। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हमने बखूबी पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से समझा है ना। ठीक, अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को यहाँ हमें पढ़ना नहीं है, केवल और केवल ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। हाँ, उसमें कुछ बातें हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत शब्दों पर हमें ध्यान देना है और वो शब्द अपने आप ही डिफाइन कर देंगे कि वह किसके सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जीन पियाजे। चलिए बिना देर किए बात किए जाए। ठीक, जीन पियाजे के संदर्भ में जो सबसे पहला जो शब्द दिख रहा है ना, वो आपको इस ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपका क्या भाई, संज्ञानात्मक विकास। क्या दिख रहा है, संज्ञानात्मक विकास। ध्यान, संज्ञानात्मक विकास संदर्भ में जब भी पेडागोजी के अंतर्गत बात करेगा वो ऑप्शन होगा अगर उसमें जीन पियाजे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जीन पियाजे। यानी संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में अगर ऑप्शन में दिया है जीन पियाजे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। कोई दिक्कत ही नहीं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हमने पढ़ा है, समझा है, ठीक है। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई थी। उन 4 अवस्थाओं को यहाँ पे केवल हमें याद कर लेना है कि कौन कौन सी अवस्था है। तो सबसे पहली जो अवस्था है उसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, जिसकी संवेदी 0 से 2 वर्ष की यानी कि ये पहली अवस्था हो जाएगी। दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व, जिसको हम प्राक भी कह सकते हैं, और वो है संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी समयावधि कितनी हो जाएगी, 2 से 7 वर्ष हो जाएगी। ये दूसरी अवस्था होगी दोस्तों। ठीक, तीसरी अवस्था हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी समयावधि 7 से 11 वर्ष है। ये तीसरी अवस्था हो जाएगी। और वहीं पे जो चौथी अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, जिसकी समयावधि कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 11 से 15 हो जाएगी। अगर इतना भी याद कर लिया, सपोजिट आपके प्रश्न में दे रहा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, आपके प्रश्न में दे रहा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, आपके प्रश्न में दे रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपके प्रश्न में दे रहा है भाई क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो राइट आंसर एक ही होने वाला है और वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जीन पियाजे महोदय हो जाएंगे। ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का ट्रिकी प्रहार दोस्तों। ठीक, अगर इसकी आगे बात किया जाए तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में और क्या क्या बातें हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो सबसे पहला शब्द आपको देखने को मिलेगा वो जैविकी कारक है। जैविकी कारक का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों में कुछ जन्मजात गुण पाए जाते हैं। अब जन्मजात का मतलब हेरिडिटी पर आधारित बात कर रहा है कौन भाई, जीन पियाजे महोदय, जिसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैविकी कारक। दैट मीन्स अगर जैविकी कारक के बारे में कहीं बात कर रहा, आपके ऑप्शन में पियाजे दिया है, आपके ऑप्शन में वाइगॉत्स्की दिया है, आपके ऑप्शन में थॉर्नडाइक दिया है, आपके ऑप्शन में कोहलर दिया है, तो राइट आंसर आप आंख बंद करके मान सकते हो किसको, जीन पियाजे महोदय को, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि बालक में कुछ न कुछ जन्मजात गुण पाए जाते हैं। बात क्लियर थी। वही दूसरा जो शब्द दिख रहा है ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये है क्या, स्वयं अनुभव। यानी कि जीन पियाजे का मानना था कि बालक को स्वयं अनुभव करने का क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। बात बिल्कुल सही है।
स्वयं अनुभव करने के अवसर की कौन बल किसने दिया है? जीन प्याजे। अगर कहीं ऐसा शब्द दिख रहा है और ऑप्शन में फिर से वाइगॉट के प्याजे कोहल और थॉर्नडाइक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पियाजे हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर स्वयं अनुभव के कॉन्सेप्ट को हम ये कह दे कि इसे करके सीखना भी कह सकते हैं, तो कोई समस्या किसी को? भाई बिल्कुल नहीं, तनिक भी नहीं, थोड़ी भी नहीं। यानी कि स्वयं करके सीखने पर भी बल कौन दे रहे हैं? स्वयं करके सीखने पर भी बल कौन दे रहे हैं दोस्तों? तो पियाजे महोदय दे रहे हैं। पियाजे ने इसी के साथ साथ निर्माण एवं खोज के बारे में बात की, जहाँ पे अगले शब्द के रूप में देख सकते हैं कि निर्वाण भी है और एक और शब्द आपको दिख जाएगा भाई, खोज, जिसको हम क्या कहते हैं? अन्वेषण। यानी कि निर्माण एवं खोज या फिर निर्माण एवं अन्वेषण के कॉन्सेप्ट पर भी बल कौन दे रहा है दोस्तों? तो पियाजे दे रहे हैं। पियाजे ने कहा क्या निर्माण एवं खोज में कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है। क्या कहा था उन्होंने? कि बालक एक कैसा वैज्ञानिक है भाई? नन्हा वैज्ञानिक है। यानी कि यह बात स्पष्ट है कि नन्हे वैज्ञानिक शब्द पर भी बल किसने दिया है? तो जवाब होगा पियाजे ना। यानी कि यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर नन्हा वैज्ञानिक संबंध में बात कर रहा है और ऑप्शन में जीन प्याजे महोदय दिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? जीन प्याजे हो जाएगा। आगे अगर हम बात किया जाए ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत जिन प्याजे को लेके, तो हम अहम केंद्रिता वाले शब्द को समझ सकते हैं, क्योंकि जिन प्याजे का मानना था कि बालक में जो भाषा विकास की प्रक्रिया होती है वो अहम केंद्र से किसकी तरफ जाती है? सामाजिकृत की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? अहम केंद्र से किसकी तरफ जाएगी? सामाजिकृत की तरफ जाएगी। दैट मीन अहम केंद्रिता पर भी बल दे रहे हैं कौन भाई? जवाब होगा मात्र एक और एक मनोवैज्ञानिक का, जो कि क्या हो जाएंगे? जीन प्याजे। आगे अगर बात करें जीन प्याजे के ट्रिकी प्रहार को लेके, तो अगर क्षत्रिय शब्द दे रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बालक को स्वयं अनुभव करके सीखने का अवसर देना चाहिए, दैट मीन्स बालक सक्रिय होगा कि अक्रिय होगा? तो जवाब होगा सक्रिय। तो सक्रिय शब्द के संदर्भ में भी यदि बात कर रहा है, अगर ऑप्शन में पियाजे दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे। इसी साथ साथ इनका मानना था कि बालक कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि बालक एक कैसा वैज्ञानिक है भाई? नन्हा वैज्ञानिक है। अगर वो नन्हा वैज्ञानिक है तो जिज्ञासु भी होगा कि नहीं होगा? यानी कि सवाल का जवाब उसी में है। ठीक। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिया था। महत्वपूर्ण शब्द के अंतर्गत जो पहला शब्द है वो वस्तु का स्थायित्व है। क्या है? वस्तु का स्थायित्व। यानी कि इन्होंने कहा कि 0 से 2 वर्ष के बालक को लिया, 0 से 2 वर्ष के बालक को इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस वर्ष के जो बालक होते हैं उनकी जो मानसिक आयु ना, वो उसमें वस्तु का स्थायित्व बना रहता है। यदि आपके ऑप्शन में वस्तु का स्थायित्व दे रहा है, तो भी आप आंख बंद करके मार सकते हो भाई, किसको? पियाजे महोदय को। बात क्लियर है? इसके साथ साथ अगर अगले ट्रिकी प्रहार को देखा जाए पियाजे के संदर्भ में, तो हम विलोमिता को समझ सकते हैं। विलोमिता के संदर्भ में बात हुई है बहुत पहले भी, और हमारे शिक्षण यानी कि पेडागोजी के अंतर्गत प्रश्न पूछता ही पूछता है। विलोमिता एक ऐसा पहलू है जहाँ पे विलोमिता भी पूछा जाएगा और विलोमिता का अभाव भी पूछा जाएगा। ठीक। तो विलोमिता क्या है? ये विलोमिता का अभाव क्या है, ये आपने बखूबी समझा होगा, फिर भी बात करते। सपोज दैट अगर हम प्रारंभ बिंदु से ना, अगर हम अंतिम बिंदु तक चले जाते हैं, बात समझ में आई? कि हम जहां से प्रारंभ कह रहे हैं, जिसको आप मूल बिंदु कह सकते हैं, यदि आप मूल बिंदु से अंतिम बिंदु तक चले जाते हैं और अंतिम बिंदु पर जाने के पश्चात अगर आप पुनः मूल बिंदु पर वापस लौट आते हैं, तो वो विलोमिता कहलाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप मूल बिंदु पर वापस नहीं लौट आ पाते हो ना, तो वो विलोमिता का क्या कहलाएगा? अभाव कहलाएगा। मतलब ये कि विलोमिता शब्द का संबंध भी किससे हो जाएगा? तो पियाजे महोदय से। चलिए आगे बात की अनुकूलन। अनुकूलन भी किस शब्द को डिफाइन कर रही है? पियाजे की संज्ञानात्मक। अगर आत्मसातीकरण दे रहा है, तो ये भी किसको डिफाइन कर? पियाजे को कई बार आत्मसातीकरण पूछा हुआ है आपसे। अब जब भी आत्मसातीकरण अनुकूलन जैसे शब्द पर मिलते हो, तो दैट मीन्स यह बात तो क्लियर है कि इन सारे शब्दों का संबंध केवल और केवल एक ही मनोवैज्ञानिक से है, और वो मनोवैज्ञानिक हमारे कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो महान मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे। ठीक। इसके साथ साथ अगर बात करें समायोजन, स्कीम्स, स्कीमा, ये सारे शब्द के रूप में हम देख रहे हैं, जो कि हमारी हेल्प करेंगे पेडागोजी के प्रश्न को सॉल्व करने में। कैसे? अगर ये सारे शब्द में से किसी एक शब्द के बारे में भी बात कर रहा है आयोग,
और वहां पे उसने एक ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन में जीन प्याजे ऑप्शन क्रिएट किया है। तो बिना देर किए, बिना कुछ लॉजिक लगाए, बिना कुछ तर्क लगाए कह सकते हो कि इन सारे शब्दों का संबंध महान मनोवैज्ञानिक भाई कहते हैं जीन प्याजे महोदय से। इस सूचनाओं का भंडार गृह भी हमसे पूछता है। सूचनाओं का जो भंडार गृह है उसका जो संबंध है वो स्किम्स से नहीं है, बल्कि वो स्कीमा से है। किससे है? स्कीमा से है। तो मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि अगर स्कीमा का संबंध जीन प्याजे महोदय से है, बात क्लियर है कि अगर स्कीमा का संबंध जीन प्याजे महोदय से है तो सूचनाओं का भंडार गृह भी किसको कह दिया जाएगा भाई? स्कीमा को। और यदि सूचनाओं का भंडार गृह स्कीमा को कहा गया है तो सूचनाओं का भंडार गृह शब्द भी किसको डिफाइन करेगा? वाइगोस्की को करेगा, कोहलबर्ग को करेगा, पियाजे को करेगा, या फिर किसी अन्य मनोवैज्ञानिक को? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाई क्या? पियाजे को करेगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे शब्द देख रहे विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। विकेंद्रीकरण भी कहीं ना कहीं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही कोरिलेट करता है। तो अगर विकेंद्रीकरण भी शब्द दे रहा है, बात समझिएगा, अगर विकेंद्रीकरण शब्द दे रहा है और ऑप्शन पे वहां पे दिख रहा है साफ साफ कि पियाजे महोदय है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पियाजे महोदय हो जाएंगे। इसके साथ साथ पियाजे के संदर्भ में जब हम बातों को और ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं ना, तो पियाजे ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने भाषा पर नहीं बल्कि विचार पर बल दिया है, यानी कि विचारों की प्रबलता के बारे में अगर कहीं बात करें, विचारों पर बल देने के बारे में यदि कहीं बात करें, ऑप्शन में अगर पियाजे महोदय दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पियाजे महोदय हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है जिसको हमने कहा है बार बार लाइव क्लास में, हमने कहा कि पूछा है, कई बार पूछा है, और वो है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पुस्तक भी हमसे हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन में मिलान करने को देता है। अगर लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड भी दे रहा है तो उसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? पियाजे से। ये पियाजे संज्ञानात्मक विकास का ट्रिकी प्रहार दोस्तों, जो आपके शिक्षण यानी कि पेडागोजी के अंतर्गत सी के एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपकी काफी हेल्प करने वाला है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, ट्रिकी प्रहार के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू किया जाए। बिल्कुल, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा ट्रिकी प्रहार को लेके ना, महान मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की के संदर्भ में होगा। कंफ्यूज रहते हैं विद्यार्थी पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग के कॉन्सेप्ट को, लेकिन बिलीव मानिए ये वीडियो आपके सारी प्रॉब्लम का सलूशन है बल्कि, है? यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ये वीडियो एक वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा दोस्तों, तो देखिएगा इसको ध्यान से। बिल्कुल ठीक। अब वाइगोस्की संदर्भ में अगर बात किया जाए ना, तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का क्या है? सिद्धांत है। ठीक, ये आप सबने पढ़ रखा होगा क्योंकि अभी फरवरी में ही शिक्षण यानी कि सीटेट का एग्जाम है, तो इतना टाइम तो है नहीं। तो अभी ये ट्रिकी प्रहार जैसे वीडियोस ही आपकी हेल्प करेंगे, तो इसको जरूर देखेंगे। ठीक, वाइगोस्की का सिद्धांत है, हमने कहा वो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो पहला शब्द, पहला ट्रिक तो यही है हमारा कि सामाजिक सांस्कृतिक अगर कहीं दे रहा है शब्द, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइगोस्की हो जाएगा। बात क्लियर है? अब सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो इसमें आप 3 शब्द और जोड़ सकते हो, 3 शब्द और जोड़ सकते हो। अब वो 3 शब्द यानी कि जो अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होंगे, आप उसको यहाँ पे समझ लो। एक होगा एस, दूसरा होगा सी, तीसरा होगा एल। बात क्लियर है? यानी सोशल कल्चर लैंग्वेज पर बल दे रहे थे कौन भाई? वाइगोस्की महोदय। अभी बात करेंगे। पहली बात तो सोशल कल्चर को लेके कर सकते हैं, जो कि पहला ट्रिकी प्रहार दिख रहा है, पहला शब्द दिख रहा है वाइगोस्की के संदर्भ में, और पहला जो शब्द हमारा दिख रहा है वो क्या है? तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। दैट मीन्स ये कि अगर कहीं सामाजिक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग कर रहा है तो आप आंख बंद करके मार सकते हो किसको दोस्तों? तो वाइगोस्की को। ठीक, अब इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत बालक के संज्ञानात्मक पहलू पर ही बल दिया है। तो जिसके आधार पे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास अगर कह रहा, ठीक,
जिसके आधार पे अगर सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास भी कह रहा है तो वह दोनों ही कॉन्सेप्ट किसके सिद्धांत को डिफाइन कर देगा, तो जवाब होगा वाइगोस्की के सिद्धांत को। यानी कि अगर आपके प्रश्न में सामाजिक संज्ञानात्मक विकास दे रहा है, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास दे रहा है, तो भी एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा और वो मनोवैज्ञानिक हमारे कौन हो जाएंगे भाई, वाइगोस्की महोदय। ठीक। अगर हम कह रहा है परस्पर अंतःक्रिया, बात समझिएगा, लेकिन ये जो परस्पर अंतःक्रिया है वो समाज और संस्कृति से कोरिलेट कर रहा है। साथ ही साथ अगर परस्पर अंतःक्रिया ना देके सामाजिक सांस्कृतिक तो परस्पर जटिल पारस्परिक क्रिया कह रहा है या फिर परस्पर अन्योन क्रिया कह रहा है, तो इन सबका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो बिना देर के आप जवाब दे सकते हो किसका, वाइगोस्की का हो जाएगा। वाइगोस्की के कुछ महत्वपूर्ण शब्द रहे अपने इस थियरी यानी कि सिद्धांत को स्पष्ट करने में, जिसमें जो सबसे पहला जो शब्द रहा है उसको हम एम के ओ कहते हैं, जिसको हिंदी में अधिक जानकार अन्य कहते हैं या फिर ज्यादा ज्ञानी अधिक कहते हैं। ठीक, ये सब हमने पढ़ रखा है लाइव क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो केवल और केवल पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिकी प्रहार यानी कि ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है कि हम कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि अगर ये शब्द आए हमारे सामने तो इन शब्दों का संबंध किस महान मनोवैज्ञानिक से। तो अगर अधिक जानकार यह कह रहा है या फिर अधिक ज्ञानी कह रहा है या फिर एम के ओ कह रहा है, तो भाई एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एम के ओ का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो वाइगोस्की से हो जाएगा। बात क्लियर है कि एम ओ का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो वाइगोस्की से हो जाएगा। उसी तरीके से ना अगर जेडपीडी दे रहा है जिसको आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, तो जेडपीडी का संबंध भी किससे हो जाएगा, वाइगोस्की से हो जाएगा। अगर स्कार्फ फोल्डिंग दे रहा है जिसको हम पहाड़ मचान ढांचा निर्माण आलंबन भी कहते हैं, तो उसका संबंध भी किससे हो जाएगा भाई, वाइगोस्की से। बात क्लियर है इतनी? ठीक। इसके अलावा अगर बात किया जाए निजी वार्ता, जिसको हम क्या कह सकते हैं, तो स्वनियमन कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। भाई ये भी कई बार पेडागोजी यानी कि सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा है या फिर ये कह दे कि लगातार पूछता है। तो जब भी निजी वार्ता के बारे में बात करें, जब भी व्यक्तिगत वार्ता के बारे में बात करें या फिर स्वनियमन के बारे में बात करें या फिर प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करें, इन सारे शब्दों का संबंध मात्र और मात्र एक मनोवैज्ञानिक से होगा और वो मनोवैज्ञानिक हमारे कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो वाइगोस्की महोदय हो जाएंगे। ठीक। भाषा पर बल के बारे में बात करें तो अभी अभी हमने कहा ये 3 अल्फाबेट्स डिफाइन करते हैं वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के सिद्धांत को, जिसमें पहला था सोशल, दूसरा था कल्चर और तीसरा था लैंग्वेज। यानी कि समाज और संस्कृति पर तो इन्होंने बल दिया ही दिया ना, साथ ही साथ इन्होंने भाषा पर भी क्या दिया है, बल दिया है। तो भाषा पर बल की बात करें तो वाइगोस्की, और विचारों पर बल की बात करें तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, पियाजे महोदय हो जाएंगे। बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है यार, लेकिन ये ट्रिकी प्रहार आपको इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालेगा कि भाषा पर बल देने की बात कर रहा है तो वाइगोस्की महोदय हो जाएंगे, और अगर विचार पर बल देने के बारे में बात कर रहा है तो कौन हो जाएंगे, पियाजे। अब भाषा पर इन्होंने बल दिया तो इन्होंने कहा है कि भाई भाषा किस रूप में हो जाएगी, औजार के रूप में हो जाएगी। इनकी भी पुस्तक रही है किसकी, वाइगोस्की की, और पुस्तक का नाम इनका क्या रहा है, लैंग्वेज एंड थॉट रहा है। अगर लैंग्वेज एंड थॉट कहता है तो कौन हो जाएंगे, वाइगोस्की हो जाएंगे। अगर लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड कहता है तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, पियाजे हो जाएंगे। ये तो था पियाजे और वाइगोस्की का एक कॉन्सेप्ट जो केवल और केवल आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि ये सारे शब्द किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला जो ट्रिकी प्रहार हम देखने वाले हैं वो किस पर है भाई, तो कोहल वर्ग पर है, क्योंकि आना है, निर्धारित है, निश्चित है। और कोहल वर्ग में भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन ये ट्रिकी प्रहार आपका एक बार पुनः सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है, क्योंकि अगर आपने इतना समझ लिया, इतना पढ़ लिया ना, तो निश्चित तौर पे जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे। इनफैक्ट हम ये कह दें कि सारे प्रॉब्लम का सलूशन लगभग है इसमें, तो देखिए ध्यान से। ठीक। अब कोहन वर्ग का जो सिद्धांत है वो क्या है भाई, नैतिक विकास का सिद्धांत।
कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कोहल वर्ग। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोहल वर्ग हो जाएगा। अब हमने जब इसे पढ़ा था तो हमने आपको एक कहानी बताई थी, आज वो कहानी हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक के कॉन्सेप्ट में बात होगी। जब आप लाइव सेशन में आइएगा तो वो कहानी भी पढ़ा जाएगा, वो सारी दास्तां भी सुना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंद नामक व्यक्ति को लिया था इन्होंने, तो हिंद नामक व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रहा है तो भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहल वर्ग हो जाएगा। अगर 10 से 16 वर्ष के बालक का नैतिक विकास के कॉन्सेप्ट को लेके बात कर रहा है तो भी हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कोहल वर्ग होगा। अगर नारी दृष्टिकोण की अवहेलना के बारे में बात कर रहा है, कैरोल गिलिगन के द्वारा आलोचना के बारे में बात कर रहा है, तो इन सब का संबंध किससे हो जाएगा? कोहल वर्ग के द्वारा हो जाएगा, ठीक। यानी कि नारी दृष्टिकोण की अवहेलना अगर कह दे तो भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कोहल वर्ग हो जाएगा, या कोहल वर्ग का नैतिक विकास का क्या हो जाएगा? सिद्धांत, ठीक। बात करते हैं अभी, ठीक। अभी भी हमने कैरोल गिलिगन का नाम लिया ना। कैरोल गिलिगन द्वारा आलोचना यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है मिसप्रिंट हुआ है, तो ये आप हटा देंगे, इसको इसमें नहीं लेके बाकी बातें हम क्लियर कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कैरोल गिलिगन ने ना कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। क्यों आलोचना की थी? क्योंकि उनका मानना क्या था कि कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत केवल और केवल बालक वर्ग यानी कि पुरुष वर्ग को सम्मिलित किया है। बालिका वर्ग की आलोचना की थी इन्होंने, यानी कि नारी दृष्टिकोण की अवहेलना की थी मोरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके, इसीलिए कैरोल गिलिगन का नाम लिया जाता है। और शिक्षण के अंतर्गत कैरोल गिलिगन के बहुत सारे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अभी जब सीटेट का एग्जाम हुआ था तो रिसेंटली उसमें भी देखने को मिला। अब क्यों इन्होंने कहा कि नारी दृष्टिकोण की अवहेलना की है लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में, और इसके पक्ष में लॉरेंस कोहलवर्ग ने क्या कहा? लॉरेंस कोहलवर्ग ने अपना लॉजिक दिया कि जो पुरुषों की नैतिकता होती है वो न्याय पर आधारित होती है दोस्तों, और महिलाओं की जो नैतिकता होती है वो केवल और केवल देखभाल पर आधारित होती है। हमसे सीटेट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो जब यहाँ पे बात करें कि पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित है और महिलाओं की नैतिकता केवल और केवल देखभाल पर आधारित है, तो बात तो नैतिकता की ही हो रही है ना। अब जब नैतिकता की हो रही है तो ये ट्रिक आपको साफ साफ कह रहा है कि नैतिकता का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा भाई? कोहल वर्ग से है। नैतिकता का जो संबंध है वो किससे है? कोहल वर्ग से है। तो राइट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कोहल वर्ग हो जाएगा। अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए लॉरेंस कोहल वर्ग ने ना 3 चरण बताए थे। हमसे पूछता है कि नैतिक विकास के कितने चरण है, तो हमने कहा भाई 3 चरण है। तो 3 चरण किसके हो जाएंगे? नैतिक विकास के सिद्धांत के हो जाएंगे। नैतिक विकास का संबंध किससे हो जाएगा? तो लॉरेंस कोहल वर्ग से हो जाएगा। मतलब ये प्रहार पे प्रहार करेगा, वीडियो करेगा ना, करेगा। वहीं पे अगर आगे बात करें तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के प्रत्येक चरण की ना 2 अवस्थाएं बताई, तो वो भी हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि चरण कितने हैं भाई? 2, और प्रत्येक चरण की अवस्थाएं कितनी है? सॉरी, चरण कितने हैं? 3, और अवस्थाएं कितनी है? 2, और कुल अवस्थाएं अगर पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अवस्थाएं 6 है ना, कुल अवस्थाएं कितनी है भाई? 6 है। प्रत्येक चरण की अवस्थाएं कितनी है? 2 है। चरण कितने हैं? 3 है। फिर भी बहुत सारे सवालों का जवाब आपका होगा, ठीक। पहला चरण अगर देखें तो इन्होंने पहले चरण को प्री कॉन्वेंशनल लेवल कहा है। क्या कहा है? प्री कॉन्वेंशनल लेवल, जिसको हम पूर्व परंपरावादी चरण कहते हैं, पूर्व लौकिक चरण कहते हैं, पूर्व नैतिक चरण कहते हैं, या फिर पूर्व प्रथागत चरण कहते हैं। इंग्लिश मेथड ज्यादा अच्छा है, और वो है क्या? प्री कॉन्वेंशनल लेवल। प्री कॉन्वेंशनल लेवल की इन्होंने समयावधि कितनी बताई है? तो 4 से 10 वर्ष बताई है। कितनी बताई है? 4 से 10 वर्ष। यानी कि अगर आपको पहले चरण का नाम भी याद है ना, तो आपके सवाल का जवाब आपके पास तैयार है, और वो जवाब होगा लॉरेंस कोहल वर्ग। दूसरा चरण अगर बात करें तो उसको हम कॉन्वेंशनल लेवल कहते हैं। दूसरे चरण को हम परंपरावादी चरण कहते हैं, लौकिक चरण कहते हैं, नैतिक चरण कहते हैं, प्रथागत चरण कहते हैं। इसकी जो समयावधि इन्होंने बताई थी वो 10 से 13 वर्ष बताई है। अगर दूसरा चरण भी दे रहा है तो ये प्रहार जो है प्रहार करने के लिए तैयार है भाई आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में, ठीक।
और वहीं पे जो तीसरा चरण है उसे हम उत्तर परंपरावादी चरण कहते हैं, जिसको हम उत्तर लौकिक चरण कह सकते हैं, उत्तर नैतिक चरण कह सकते हैं, उत्तर प्रथागत चरण कह सकते हैं, जिसकी समृद्धि 13 से प्लस है, जिसको इंग्लिश में हम पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल कहते हैं। दैट मीन्स अगर इतने शब्द भी आपने पढ़ लिए हैं कि इतने शब्दों का संबंध जो है वो किससे है, तो महान मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलवर्ग से, तो भी आपके पास मैक्सिमम सवालों का जवाब तैयार है। अगर ये शब्द कहीं भी आपको दिख रहे हैं और अगर उस ऑप्शन में एक ऑप्शन लॉरेंस कोहलवर्ग दिया है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लॉरेंस कोहलवर्ग हो जाएगा। अभी इस ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत हमने पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे जो कि हमारी पेडागोजी में हमारी हेल्प करेगी। दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो वाइगोस्की का था। वाइगोस्की के भी महत्वपूर्ण शब्द देखे जो कि कोरिलेट कर देंगे कि भाई हम वाइगोस्की के हैं। उसी तरीके से कोहलवर्ग के भी हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे जो चिल्ला चिल्ला के बता देंगे कि भाई हमको लगा दो, हम कोहलवर्ग वाले शब्द है। बात क्लियर है इतनी? चलिए आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड। ध्यान देंगे पॉजिटिव वर्ड्स में और नेगेटिव वर्ड्स में। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो जो पॉजिटिव वर्ड्स है ना वो केवल और केवल सीडीपी में ही आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बात ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल ये जो पॉजिटिव वर्ड्स है वो केवल और केवल आपके सीडीपी में हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि वह आपके ना संपूर्ण पेडागोजी के अंतर्गत हेल्प करने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से रिलैक्स होके इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला है भैया। एग्जाम में कुछ ऐसे ट्रिक्स चाहिए आपको जो कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराए, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्प कर जाए। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्ड्स क्या है, तो पॉजिटिव वर्ड्स में जो सबसे पहला जो आपको शब्द दिख रहा है वो सक्रिय है। ठीक, पूरी पेडागोजी के अंतर्गत एक बात प्रबलता पूर्वक कही गई है कि बालक निष्क्रिय नहीं बल्कि कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो सक्रिय होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? यानी कि शिक्षण के एग्जामिनेशन के अंतर्गत अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो जूनियर का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे जिसका भी हो भाई ना, हमने कहा प्राइमरी लेवल पे भी और अपर प्राइमरी लेवल जिसको आप जूनियर कह सकते हो वहां पे भी, दोनों ही सेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। टैग आपके वर्ड्स कह सकते हो, जिसको हम पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स के रूप में यहाँ पे डिफाइन करें। तो दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए बालक कैसा होना चाहिए, हमारे दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि बालक निष्क्रिय नहीं बल्कि कैसा होगा भाई, सक्रिय होगा। अब जब बालक सक्रिय है तो वो करके भी सीखेगा, जिज्ञासु भी होगा, स्वयं अनुभव भी करेगा। तो ये सारे शब्द ना पॉजिटिव वर्ड्स में ही आते हैं। अगर किसी भी प्रश्न के अंतर्गत इन तरीके के शब्दों को आप देख रहे हैं तो मान के चलिए कि 99% चांसेस है कि ये सारे शब्द अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि भैया मैं सकारात्मक शब्द हूं, मेरा चयन करूं। अगर किसी मनोवैज्ञानिक को कोरिलेट करके बात नहीं कर रहा है तो, अगर मनोवैज्ञानिक को भी कोरिलेट करके बात करेगा ना तो भी जो सक्रिय शब्द है ना वो सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बालक निष्क्रिय से कैसा होना चाहिए भाई, सक्रिय होना चाहिए। मतलब ये सकारात्मक शब्द है सक्रिय, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही इस तरीके के शब्दों को आप छोड़ेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है भाई सक्रिय। ठीक, सक्रिय तो बालक सहभागी भी होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि कहा जाता है कि विषय वस्तु में, कार्य में, पाठ्यक्रम में बालकों की सहभागिता को बढ़ोतरी कर दी जाए तो सहभागिता शब्द भी कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव वर्ड्स हो जाएगा, यानी कि सकारात्मक शब्द हो जाएगा। पूरे सीडीपी के अंतर्गत या पूरे पेडागोजी के अंतर्गत हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं। हमेशा कहते हैं बालक के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए ना, हमेशा कहते हैं कि बालक के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, हमेशा कहते हैं कि बालक के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। तो दैट मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा अगर कह रहा है तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, इसका भी आप चयन करेंगे। अब बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब कि सारी शिक्षा व्यवस्था ठीक किसके अनुसार होनी चाहिए, तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है वो, और वो व्यक्ति कौन होगा भाई, आपका बालक होगा। यानी कि जिसको आप अंग्रेजी में ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के रूप में अडॉप्ट करते हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर आपको क्या देना है, बल देना है। अगर किसी ऑप्शन में दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा तो निश्चित तौर पे वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। अगले अगर बात करें शब्द के बारे में तो समावेशी शिक्षा एक चैप्टर है जो कि हम पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा भी इस बात पर बल देती है कि
सभी बालकों को एक साथ एक समान शिक्षा दी जाए, यानी कि विविधता में उत्सव मनाने पर बल देती है, उत्सव जताने पर बल देती है, और उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा भी अगर दे रहा है तो मतलब 99% चांसेस है कि वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। ठीक, अगला अगर शब्द देखा जाए पॉजिटिव वर्ड में, तो अगला क्या है भाई, चर्चा या परिचर्चा। ठीक है, अगर कह रहा है कि विषय वस्तु पर बालक को चर्चा करने का अवसर देना चाहिए, अगर कह रहा है कि बालक को किसी पर संवाद करने का अवसर देना चाहिए, अगर कह रहा है कि बालक को विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, अगर कह रहा है कि बालक को प्रश्नोत्तर देने का अवसर देना चाहिए, तो ये सारे शब्द सकारात्मक है, क्योंकि यह केवल और केवल एक शब्द को डिफाइन कर देंगे, जिसको हम चर्चा या फिर क्या कहते हैं, परिचर्चा। तो जिसके आधार पे अगला देख रहे हैं, संवाद करने का अवसर दे, विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर दे, प्रश्नोत्तर करने का अवसर दे। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है, हम एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं या फिर एनईपी 2020 पढ़ते हैं। इन दोनों के संदर्भ में जब बात होती है तो हम कहते हैं बहुभाषिता पर हमें क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। एक प्रश्न आता ही आता है। इनफैक्ट ये जो पॉजिटिव वर्ड्स दिख रहे हैं, सारे वर्ड्स आपको आपके एग्जामिनेशन में किसी ना किसी क्वेश्चन में मिलेंगे। निश्चित तौर पे आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। ठीक है, तो बहुभाषिता पर हमें क्या देना है, बल देना है। अब बहुभाषिता किस रूप में हो जाएगा, संसाधन के रूप में हो जाएगा, सकारात्मक रूप में हो जाएगा कि नकारात्मक रूप में हो जाएगा, तो जवाब होगा दोस्तों क्या भाई, सकारात्मक रूप में हो जाएगा। ठीक, अगला क्या दिख रहा है हमारे सकारात्मक शब्द में त्रिकी प्रहार के अंतर्गत, तो दिख रहा है सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता को हम निर्माणवादी भी कहते हैं, रचनात्मकवादी कहते हैं, रचनात्मकता भी कहते हैं। तो मतलब ये सारे शब्द पॉजिटिव है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बालक को सृजनशील होना चाहिए, एनईपी 2020 भी कहता है कि बालक को कैसा होना चाहिए, सृजनशील होने चाहिए। इनफैक्ट एक चैप्टर हम पढ़ते हैं सीटेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान कहते हैं। उस चैप्टर के अंतर्गत एक बालक पढ़ते हैं जिसे हम सृजनशील बालक भी कहते हैं। तो सृजनशील बालक या फिर सृजनात्मकता दे रहा है या फिर रचनात्मकता दे रहा है, तो इन सारे पॉजिटिव वर्ड्स है भाई पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। करके सीखने का क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए। स्वयं करके सीखने का क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए। स्वयं अनुभव करने का क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए। इसका वो बालक करेगा तब वे पेडागोजी के प्रश्न सही होंगे। अगर स्वयं करके सीख रहा है तो बालक कैसा होगा भाई, क्रियाशील होगा। जवाब सही है भाई। कैसा होगा, क्रियाशील होगा। तो बालक कैसा होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, कहा गया बालक को क्या दिया जाए, अवसर दिया जाए। अवसर बहुत सारे हैं भाई। अवसर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। बात क्लियर है कि अगर किसी प्रश्न में एक ऑप्शन क्रिएट किया है कि बालक को यह कार्य करने का अवसर दिया जाए, बालक को वह कार्य करने का अवसर दिया जाए, बालक को गलतियां करने के अवसर दिया जाए, तो भाई मान के चलो कि सीटेट का आयोग जो है इस बात को मानता है कि बालक को आप अवसर दो और आपको देना भी है। तो ये भी एक हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अगला क्या पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है कि विविधता का सम्मान किया जाए। बात बिल्कुल सही है भाई। अब भिन्न भिन्न संस्कृति हो, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता हो, चाहे भिन्न भिन्न भाषा हो, चाहे भिन्न भिन्न देश हो, चाहे भिन्न भिन्न बालक की उपलब्धि लब्धि हो, चाहे बालक के भिन्न भिन्न अधिगम हो, चाहे कुछ हो, मतलब भिन्न भिन्न हो, उन विविधता का, उन विभिन्नता का हमें क्या देना है भाई, सम्मान देना है। अब सम्मान का मतलब ये कि कोनो एकदम जड़ बुद्धि वाला है तो ओहू के सम्मान देगा, कोनो एकदम प्रतिभाशाला है तो ओहू के सम्मान देगा। मतलब सम्मान देना ही देना है पेडागोजी के अंतर्गत। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो, एडॉप्ट कर लो कि विविधता का आपको क्या करना है भाई, सम्मान देना है। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड में जाएगा। ठीक, विभिन्नता को क्या देना भाई, बल देना। लगभग वही बात कह रहा है। तो विभिन्नता शब्द भी क्या हो जाएगा, सकारात्मक शब्द है। विभिन्नता शब्द भी क्या हो जाएगा, सकारात्मक शब्द है, याद रखिए। प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन दो तरीके का होता है, एक आंतरिक हो सकता है और एक बाह्य हो सकता है। बात क्लियर करिएगा। अब एक आंतरिक हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, बाह्य हो सकता है। तो यहाँ पे शिक्षण के अंतर्गत ना, पेडागोजी के अंतर्गत केवल सीडीपी में नहीं, संपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट यानी पूरे सेशन के बारे में। ठीक, तो वहां पे प्रोत्साहन जो शब्द है वो बालक के आंतरिक प्रोत्साहन से लिया गया है, बाह्य प्रोत्साहन से नहीं। क्योंकि हम जब शिक्षण की क्लासेस लेते हैं, यानी कि सीटेट के एग्जामिनेशन के आधार पे जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हम देखते हैं एक चैप्टर है जिसका नाम है मोटिवेशन, जिसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के भी दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक होता है, दूसरा बाह्य होता है।
लेकिन जब हम शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, यानी कि सीटेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम साफ साफ कहते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा अच्छा अभिप्रेरणा नहीं है भाई, तन को नहीं अच्छा है। सबसे ज्यादा जो अच्छा अभिप्रेरणा माना गया पेडागोजी के अंतर्गत सीटेट के आयोग के द्वारा, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो उसी तरीके से प्रोत्साहन भी दो तरीके का होता है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि बाह्य प्रोत्साहन बालक के लिए अच्छा नहीं है, कतई नहीं अच्छा, बिल्कुल ही नहीं अच्छा। कौन सा अच्छा होगा? तो आंतरिक प्रोत्साहन, यानी कि बालक स्वयं से क्या हो भाई, प्रोत्साहित हो, स्वयं से अभिप्रेरित हो। तो वही बात यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स में लिखा गया है कि आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर प्रोत्साहन, ये सारे कैसे शब्द हो जाएंगे दोस्तों? तो सकारात्मक शब्द हैं। अब दो शब्द आप और पढ़ते हो, अभिसारी और अपसारी। ठीक, तो शिक्षण यानी कि सीटेट के अंतर्गत अभिसारी शब्द का आपको चयन ही नहीं करना है, क्योंकि अभिसारी शब्द जो है वो नकारात्मक शब्द है। ठीक, अब चयन किसका करना है? तो अपसारी का। तो यहाँ पे जो अपसारी चिंतन है वो डाइवर्जन थिंकिंग को डिफाइन करता है, जिसमें तर्क भी आएगा, चिंतन भी आएगा, कल्पना भी आएगा, अवधान भी आएगा, स्मृति भी आएगा ना, अमूर्त चिंतन भी आएगा। इन तक ये कह दे कि समस्त मानसिक शक्तियां इसमें आ जाएंगी, और समस्त मानसिक शक्तियों पर हमें क्या देना है? बल देना है। अगर समस्त मानसिक शक्तियों पर बल देने की बारे में बात हो रही है, तो अभिसारी तो वो होगा ही नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अपसारी होगा, यानी कि अपसारी चिंतन भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है, जिसको आप ट्रिकी प्रहार के अंतर्गत देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला अगर बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम सीसीई कहते हैं, भाई पूछता है हमसे कि बालक का मूल्यांकन किया जाए, बालक का आकलन किया जाए, बालक का मापन किया जाए, बालक का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। तो कैसा मूल्यांकन होगा बालक का? भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, जिसको अभी अभी हमने कहा कि सीसीई कहते हैं, यानी कि कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन कहते हैं। ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, अगला जो है हमारा पॉजिटिव वर्ड में, वो पर्यावरण एवं वंशानुक्रम के पारस्परिक अंतः क्रिया बहुत बहुत बार देता है। पता नहीं कौन सी समस्या, कौन सा दिक्कत हो। चाहे बालक का अधिगम हो, चाहे बालक का व्यक्तित्व हो, चाहे बालक की उपलब्धि हो, चाहे बालक का संवेग हो, चाहे बालक का भाषात्मक पक्ष हो, चाहे बालक का सामाजिक पक्ष हो ना, या फिर कोई भी आयाम, कोई भी पक्ष हो ना, उस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो बालक का वातावरण और वंशानुक्रम ही है दोस्तों। ठीक, जिसके आधार पे सीटेट के एग्जामिनेशन में प्रश्न जैसा भी पूछा हो दोस्तों, अगर ऑप्शन में दिया है कि पर्यावरण एवं वंशानुक्रम की अंतः क्रिया पर आधारित है, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम की जटिल पारस्परिक क्रिया पर आधारित है, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम की जटिल पारस्परिक अन्योन क्रिया पर आधारित है, तो सारा सकारात्मक शब्द है भाई सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारे जो शब्द हमने अभी बोले, वो सारे शब्द कैसे हैं? तो सकारात्मक शब्द है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो दोनों अखियां बंद करके भी आप मान सकते हैं कि ये सही होगा, और निश्चित तौर पे 101% कि आयोग उसे ही सही मानता भी है। ठीक, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम पारस्परिक अंतःक्रिया पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? जवाब है भाई पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वांगीण विकास। इसको 360 डिग्री डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अब ये एनईपी 2020 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो इसको हम 360 डिग्री डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे सर्वांगीण विकास कहते हैं, जिसको हम चहुमुखी विकास के नाम से या चतुर्मुखी विकास के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यानी कि बालक का हमें कैसा विकास करना है? तो सर्वांगीण विकास करना है। बालक का हमें कैसा विकास करना है दोस्तों? तो सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि सर्वांगीण विकास वाला शब्द भी कैसा होगा? व्यापक है, यानी कि सकारात्मक शब्द है। बालक को हमें क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए कि भगा देना चाहिए? नहीं भाई, सम्मान देना है। बालक की जिज्ञासा पर क्या करना है? बल देना है, क्योंकि जब जब वो जिज्ञासु होगा तब तब वो आपसे प्रश्न करेगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव वर्ड है। बालक कैसा होना चाहिए? अन्वेषणकर्ता के रूप में होना चाहिए। बालक कैसा कि अन्वेषणकर्ता के रूप में होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो बाल केंद्रित के साथ साथ कैसी शिक्षा पर बल देना है? तो प्रगतिशील शिक्षा पर हमें क्या देना है? बल देना है। ठीक, साथ ही साथ बालक के जो विचार है ना, वो कैसे होने चाहिए?
तो बालक के जो विचार है वो संकुचित नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, व्यापक होंगे। और व्यापक है तो मौलिकता भी होगी, नवीनता भी होगी, लचीलापन भी होगा, धारा प्रभाव भी होगा। दैट मीन्स उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो बद्ध नहीं बल्कि क्या होंगे, मुक्त होंगे। ये सारे पॉजिटिव वर्ड है। जहां भी इस तरीके के ऑप्शन में आपको प्रश्न देखते हैं, एकदम निश्चित होकर उस ऑप्शन का चुनाव आप कर सकते हैं। चाहे प्रश्न आपको समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन निश्चित तौर पे ये सारे जो शब्द है अभी तक का एनालिसिस है कि आयोग ने इन सारे शब्दों पर बल दिया है, यानी कि प्राथमिकता दी है और इस तरीके के शब्दों वाले ऑप्शन का चुनाव भी किया है। तो ये सारे शब्द आपके पॉजिटिव वर्ड्स में जाते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, ना कि केवल और केवल बाल मनोविज्ञान के लिए। ठीक है। इसके आगे अगर बात किया जाए तो अभी अभी हमने कहा कि कैसा होना चाहिए भाई, तो जवाब है व्यापक होना चाहिए, यानी कि जो व्यापक ऑप्शन है वही ज्यादा आपका सही होगा। ठीक है। हमें बालक के संदर्भ में कैसे दृष्टिकोण रखने हैं, तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखने हैं भाई। याद रखिएगा कि बालक कैसहु हो, कैसहु वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, एकदम ध्यान रखना है। यानी कि उसके करनी धरनी पढ़नी जो भी है उस पे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए उस बालक के लिए, तो केवल और केवल पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक हो, जिसको यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण लिखा हुआ है। ठीक। आगे अगर बात करें तो भाई संसाधन है, बालक के जो भी क्रियाकलाप है वो क्या हो जाएंगे, संसाधन के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। कहा गया कि विभिन्न संदर्भों में ना विविध गतिविधियां हो। बिल्कुल सही है भाई। यानी कि करके सीखना, क्या इसको गतिविधियां कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और वो गतिविधियां केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हो कि भिन्न भिन्न पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, तो भिन्न भिन्न पॉइंट व्यू पे हो। तो जिसके आधार पे साफ साफ देख सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड में लिखा है कि विभिन्न संदर्भों में विविध गतिविधियां हो। ठीक है। बालक कैसा होना चाहिए, तो जवाब होगा समाधान करता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो समाधान करता होना चाहिए। ये था सीटे के पॉइंट ऑफ व्यू से सकारात्मक शब्द, जो कि आपके पूरे सब्जेक्ट में आपकी बहुत व्यापक तरीके से हेल्प करने वाला है। बात क्लियर है दोस्तों? कोई भी शब्द अगर आपको दिख रहा है तो आप उसका चयन कर सकते हैं। ये काफी टाइम का एनालिसिस है, जिसके आधार से पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स को आपके सामने उद्भव सेकंड में लेके आया है। तो आप इन सारे शब्दों को भली भांति समझिए, क्योंकि एक शब्द जो लिखे हैं उसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक शब्द को भी भली भांति समझा तो बहुत सारे शब्दों को आप बहुत आसानी से डिफाइन कर लेंगे। दोस्तों निश्चिंत रहेंगे कि भाई अगर ये सारे शब्द है तो निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव ही होंगे। चलते हैं अब जहाँ पे इतनी सारी बात की, वहीं पे अगली तरफ जो कि निगेटिव शब्द होंगे, निगेटिव तथ्य होंगे, निगेटिव फैक्ट्स होंगे। चलिए, ये तो पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में थी। अब बात करते हैं नकारात्मक शब्द यानी कि नेगेटिव वर्ड। ये भी काफी है जो कि आपको समझना है। अगर ऐसे शब्द आपको दिख रहे हैं किसी भी पोर्शन के अंतर्गत तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ये जो स्किप करने का तरीका है वो आपके टाइम को मैनेज करेगा। टाइम को मैनेज करने का पॉइंट ये था मेरा कि प्रश्न बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं 2021 के बाद से सीटेट के अंतर्गत। तो जब प्रश्न बड़े आ रहे हैं तो भाई समयावधि तो वही निर्धारित है और उसी समयावधि में आपको क्लियर करना है। ठीक है। अगर उसी समयावधि में क्लियर करना है तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, कहाँ पे आप छोड़ सकते हो। जैसे आपने छोड़ समझा ना कि हम यहाँ छोड़ सकते हैं, वैसे कुछ ना कुछ टाइम आप गेन करोगे और उस टाइम का उपयोग कहीं और करोगे। तो चलिए देखते हैं नकारात्मक शब्द। नकारात्मक शब्द में आप जो सबसे पहला जो शब्द देख रहे हैं वो हतोत्साहित, यानी कि बालक को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। किसी भी प्रकार का हतोत्साहन नहीं दे सकते हैं बालक को। एकदम रट लीजिए, समझ लीजिए, चाहे कुछ हो। चाहे वास्तव में जाके जब आप शिक्षक बन जाइएगा ना तो पीट लीजिएगा, कूट लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे उस पहले सीटेट तो पास होना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। सीटेट को पास करने के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये सारे नकारात्मक शब्द हैं, इन सारे शब्दों का आप चुनाव कभी नहीं किसी भी एग्जामिनेशन यानी कि सीटेट के किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे। जिसमें पहला जो शब्द है हतोत्साहित, दूसरा जो शब्द है दंड देना। मतलब ये बात क्लियर है कि बालक को आप कूट नहीं सकते हो। ठीक है। शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या। ठीक है। यानी कि शिक्षक है तो महत्वपूर्ण, लेकिन ऐसा कोई पाठचर्या ना हो जहाँ पे केवल और केवल शिक्षक केंद्रित ही हो, शिक्षक की ही प्रधानता हो। यानी कि ये भी आपका नकारात्मक शब्द हो जाएगा। ठीक।
शिक्षक का कठोर व्यवहार, ये भी कैसा शब्द हो जाएगा? नकारात्मक शब्द है। यहाँ पे रवैया लिखा है, दबाव बालक पर किसी पर बनाना, ये भी नकारात्मक है। अगर किसी बालक के रंग रूप योग्यता बुद्धि लब्धि ना किसी के आधार पे, आर्थिक क्षमता शारीरिक क्षमता के आधार पे आप भेदभाव कह रहे हैं, यानी कि यहाँ तक कि अगर किसी बालक संस्कृति के आधार पे भी आप भेदभाव कर रहे हैं ना, तो ये नकारात्मक शब्द हो जाएगा, 1 नंबर पक्का चला जाएगा। तो आप भेदभाव नहीं कर सकते, अगर भेदभाव किया तो नकारात्मक शब्द है, यानी कि इस तरीके के ऑप्शन से आपको बचना है। दूसरे, बालक कैसा है? यदि निष्क्रिय है तो नकारात्मक शब्द है, क्योंकि अभी हमने सकारात्मक शब्द ने देखा कि बालक कैसा होना चाहिए, तो सक्रिय होना चाहिए। अगला जो है, शिक्षा प्रणाली कैसी है? अगर रटन प्रणाली पे तो ये भी नकारात्मक शब्द है, क्योंकि शिक्षा जो है वर्तमान समय में रटन प्रणाली पर बल नहीं देती। कि देती है? बिल्कुल नहीं देती दोस्तों, बल्कि वो ये कहती है कि बालक उसको समझे, उसका प्रयोग करे ना, बालक उसको स्वयं करे, इन सारे कॉन्सेप्ट पर बल दे रही है। क्योंकि जो रटन प्रणाली है बालक को केवल और केवल एक यंत्र बनाने का कार्य करती है, और बालक को यंत्र नहीं है कि यंत्र है, बिल्कुल नहीं है भाई। बालक का अपना एक स्वभाव है, अपना एक नेचर है, तो हम उसे यंत्र कैसे बना सकते हैं? तो जिसके आधार पे रटन प्रणाली या बालक को यंत्र बनाने जैसे कॉन्सेप्ट पे बात करता है, तो नकारात्मक शब्द हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। कहा गया कि कठोर अनुशासन हो, नकारात्मक शब्द है। अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। कहा गया बालक की शिकायत किया जाए, नकारात्मक शब्द है। कहा गया कि बालक को समस्या दिया जाए, नकारात्मक शब्द है। कहा गया बालक पर बोझ लाद जाए, यदि कि शिक्षा बोझ के रूप में हो जाए, नकारात्मक है। कहा गया पुस्तक केंद्रित शिक्षा हो, ये भी नकारात्मक है। क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हमने सकारात्मक शब्द में देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा और ना ही पुस्तक केंद्रित शिक्षा। ठीक है। खाली यानी कि कोरी स्लेट भी नकारात्मक शब्द है, भली भांति समझ लीजिएगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना बाल मनोविज्ञान, तो वहां पे हम एक ऐसे महान मनोवैज्ञानिक की कोटेशन को पढ़ते हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने कहा क्या है? जॉन डेवी ना, जॉन डेवी ने कहा क्या है कि बालक का जो मस्तिष्क है ना, वो कोरी स्लेट के समान है। ठीक। अब आया एनसीएफ 2005, और एनसीएफ 2005 ने कहा कि तथ्य नहीं है भाई। उसने कहा कि बालक में बचपन से ही सृजनात्मकता की कुंजी पाई जाती है। यानी कि एनसीएफ 2005 ने साफ साफ कहा कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी प्लेट के समान नहीं है। तो अगर अभिकथन और तर्क में देता है, क्योंकि दिया था रिसेंटली, तो अभिकथन और तर्क के अंतर्गत अगर कहीं ये बात कर रहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट के समान है, तो हमने कहा सकारात्मक शब्द है कि नकारात्मक शब्द है? तो आपका जवाब होगा भाई नकारात्मक शब्द है। और अगर नकारात्मक है तो आपको इसका चुनाव भी नहीं करना है, यानी कि यह अगर चुनाव आपने किया तो निश्चित तौर पे आपके 1 नंबर गए। अगर देता है केवल, केवल का मतलब क्या? संकुचित हुआ कि व्यापक हुआ दोस्तों? संकुचित हुआ कि व्यापक हुआ? तो केवल संकुचित पॉइंट है, नैरो माइंडेड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगर कहीं कह रहा है मात्र ही सिवाय रटना, तो ये सब क्या हो जाएगा? नकारात्मक शब्द है दोस्तों, बचिएगा। अगर कह रहा है केवल एक ही, अगर कह रहा है मात्र ही, अगर कह रहा है ही, अगर कह रहा है सिवाय, तो निश्चित तौर पे ये नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, नैरो माइंडेड वर्ड को डिफाइन करता है, यानी कि संकुचित शब्द को डिफाइन करता है। और शिक्षण के अंतर्गत हमें संकुचित शब्द पर बल ही नहीं देना है। कि देना है? बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि हमें बल किस पर देना है? तो व्यापक शब्द पर देना है। रटना, अभी भी हमने कहा रटन प्रणाली नकारात्मक है, तो रटना भी क्या हो जाएगा भाई? नकारात्मक है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है भाई। कह रहा है कि बच्चों की गलतियों को इंगित करना। ठीक। ठीक। आदिगम में कहा गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बात क्लियर है? देने का श्रेय किसको गया है? थार्नडाइक को। उनका मानना था क्या कि प्रयास और त्रुटि अधिगम का एक महत्वपूर्ण कारक है, आधार है। उन्होंने ये कहा। अब हम लॉजिक क्या लगाते हैं कि जो गलतियां हैं वो अधिगम का महत्वपूर्ण आधार है, और उसे हम क्या करें भाई? मान के चले, तो बात बिल्कुल सही है। अब अगर उन गलतियों को बालक को हम बार बार बता रहे कि तुमने
ये गलती किया, तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया, तो डैट मीन्स बालक पे एक दबाव आएगा, और दबाव भी कैसा शब्द है, तो नकारात्मक शब्द है। यानी कि बालक यानी कि बच्चों की गलतियों को बार बार इंगित नहीं करना चाहिए। अगर आपने बार बार इंगित किया तो यह नकारात्मक हो जाएगा, जिससे बालक पर एक दबाव पड़ेगा और बालक हतोत्साहित होगा। और ये सारे शब्द नकारात्मक है, यानी कि इसका भी चुनाव आपको नहीं करना है। कहा गया कि बालक की बार बार परीक्षा करा दी जाए। भाई परीक्षा का किसी के विकास या किसी के अधिगम या किसी की व्यक्तिगत विभिन्नता को डिफाइन नहीं कर सकता, कि कर सकता नहीं कर सकता, तो ये भी नकारात्मक शब्द। ठीक है, अगला कहा गया कि परस्पर प्रतियोगिता। अच्छा रुकेंगे, ये हमारा सकारात्मक शब्द है भाई। परस्पर प्रतियोगिता सकारात्मक शब्द है, लेकिन यहाँ पे देखें तो परस्पर शब्द तो सकारात्मक है, परस्पर शब्द तो क्या हो जाएगा, सकारात्मक है, लेकिन वहां पे एक शब्द जुड़ा हुआ है जो हमसे भूल रहा था, और वो है क्या भाई, प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता जैसा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, नकारात्मक शब्द है भाई ना। अभी हमने कहा परस्पर, तो हमें लगा भाई पॉजिटिव वर्ड है, होना भी चाहिए परस्पर पॉजिटिव वर्ड। अगर कहीं केवल और केवल परस्पर दे रहा है तो पॉजिटिव वर्ड है, अगर कहीं केवल परस्पर और परस्पर दे रहा है तो पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन यहाँ पे परस्पर प्रतियोगिता लिखा है, और प्रतियोगिता कैसा है, नकारात्मक शब्द है, चाहे वो परस्पर हो चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्योंकि वह दो बालकों के मध्य जो है आकलन की वैल्यू को लाता है, यानी कि मापन की वैल्यू को लाता है। और मापन क्या है, सकारात्मक शब्द है कि नकारात्मक शब्द है, तो जवाब होगा भाई नकारात्मक शब्द है। तो परस्पर प्रतियोगिता भी कैसा शब्द हो जाएगा, नकारात्मक शब्द हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक शब्द आगे दिख रहा है नेगेटिव वर्ड में, जिसको हम उपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा यानी कि बालक के जो भी विचार है उनको इग्नोर करना, बालक के जो भी कार्य है उनको अनदेखा करना, बालक के जो भी अधिगम है उन पर बल ना देना, तो डैट मीन्स उपेक्षा शब्द भी क्या हो जाएगा, नकारात्मक शब्द हो जाएगा। अभी अभी हमने कहा आकलन, आकलन ना, तो अंक क्या है, नकारात्मक है, संख्या क्या है, नकारात्मक है। अगर किसी लिंग की प्रधानता देते हैं तो लिंग की प्रधानता भी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नकारात्मक शब्द हो जाएगा। हम सीटेट की एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर पढ़ते हैं, और चैप्टर का नाम ही है क्या भाई, जेंडर, जिसको दूसरे अगर फॉर्म में डिफाइन करें तो हम पढ़ते हैं समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ठीक, और वहां पे हम तीन टॉपिक को समझते हैं, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। अगर यहाँ पे लिंग की प्रधानता के बारे में बात कर रहा है तो जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इसको कहते हैं, जिसको हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। और शिक्षण यानी कि पेडागोजी के एग्जामिनेशन के अंतर्गत किसी भी क्वेश्चन में ना लिंग की प्रधानता के आधार पर अगर कोई बात कही जा रही है या फिर लिंग की प्रधानता पर बल देने की कोई बात की जा रही है तो वह नकारात्मक शब्द ही होगा। इसके अलावा वो सकारात्मक कभी भी हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते, अगला जो है वो नियंत्रित करना, बालक के संदर्भ में हो, पाठचर्या के संदर्भ में हो, दिनचर्या के संदर्भ में हो, गतिविधियों के संदर्भ में अगर कह रहा है कि नियंत्रित किया जाए, नियंत्रित करना है, तो वो नकारात्मक शब्द हो जाएगा दोस्तों, सकारात्मक नहीं होगा। अगला कह रहा है बंद वाले प्रश्न, मुक्त वाले प्रश्न सकारात्मक थे और बंद वाले प्रश्न क्या हो जाएंगे, नकारात्मक होंगे। अगर बंद वाले प्रश्न है तो अब सारी होंगे कि अभिसारी, तो जवाब होगा भाई अभिसारी, तो अभिसारी भी कैसा शब्द हो जाएगा, नकारात्मक शब्द हो जाएगा। अगर कह दिया जाए पुरस्कार एवं बाह्य अभिप्रेरणा, अब पुरस्कार भी कैसा होगा, बाह्य हो, अभिप्रेरणा भी कैसा हो, बाह्य हो, तो नकारात्मक है भाई। तुलना और पक्षपात करना, अगर दो बालकों की हम तुलना कर रहे हैं ना किसी भी आधार पर, किसी भी योग्यता के आधार पे ना, या फिर दो बालकों में हम पक्षपात कर रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नकारात्मक है। अगला जो शब्द है मानकीकृत, कई बार कॉम्प्लिकेट करता है, मानकीकृत शब्द भी कैसा शब्द है, नकारात्मक शब्द है। कठोर शब्द भी नकारात्मक शब्द है। बालक के संदर्भ में इन सारे शब्दों से हमें अपना बचाव करना है। पृथककरण और नामांकित करना, यानी कि किसी बालक को हम अलग कर रहे हैं, किसी बालक को एक नामांकन दे रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोनो बालक हमसे डरा हुआ है ना तो ये सबसे बड़ा नकारात्मक है, सबसे बड़ा नकारात्मक तथ्य है, क्योंकि ना वो सीखेगा और ना ही उसके व्यक्तित्व का क्या होगा, विकास होगा। तो भय भी बालक के संदर्भ में क्या है, नकारात्मक शब्द है। अगर कह रहा है असंदर्भित, यानी कि विषय वस्तु यह संदर्भित नहीं है, तो भी नकारात्मक शब्द है। यदि कह रहा है विषय वस्तु सीमित होनी चाहिए, यदि कह रहा है कि बालक के क्रियाकलाप सीमित होने चाहिए, तो ये भी नकारात्मक है। अगर कह रहा है बच्चों के विचारों को महत्व ना देना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नकारात्मक शब्द हो जाएगा। ये जो सकारात्मक और नकारात्मक शब्द आप देख रहे हैं ना, ये केवल और केवल सीडीपी में ही आपकी हेल्प नहीं करेगा।
बल्कि ये पेडागोजी के किसी भी पोर्शन में आपकी काफी हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, इसके व्यापक स्वरूप को समझिएगा, साथ ही साथ आप पियाजे के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट को समझिएगा और कोहलगर के कॉन्सेप्ट को। ये था उद्घोष एकेडमी के द्वारा एक ट्रिकी प्रहार। मिलते हैं अगली बार अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि लेके आएगा उद्घोष एकेडमी। किसके द्वारा? तो वंदना वर्मा के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।